Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 13.5 आर्टिसनल नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। दस्तकारी से संबंधित उत्पादन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, जो कि गैर कृषि नॉन एग्रीकल्चरल कैटेगरी में आता है। दो एग्रीकल्चर फॉर्म्ड द ऑक्यूपेशन ऑफ द बल्क ऑफ द पीपल, a variety of crafts also existed on a significant scale in rural as well as urban areas of the country. यद्यपि अधिकांश लोगों का व्यवसाय कृषि था, परंतु देश के ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में काफी बड़े स्तर पर अनेक प्रकार के शिल्प कार्य भी अस्तित्व में थे। These crafts included textile, pottery making, dyeing, sugar making, metal works, paper making, woodwork, arms and armor manufacturing, shipbuilding, chemical works, etc. इन शिल्प कार्यों में शामिल थे कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, रंगाई, खांडसारी चीनी बनाना, धातु का काम, मेटल वर्क, कागज बनाना, पेपर वर्क, लकड़ी का काम, वुड वर्क, शस्त्र और कवच का निर्माण, आर्म्स एंड आर्मर मैन्युफैक्चरिंग, पोत निर्माण, शिप बिल्डिंग, रसायनों से जुड़े कार्य, केमिकल वर्क्स एट्सेट्रा इत्यादि। आइए देखते हैं प्रोमिनेंट क्राफ्ट्स, प्रमुख शिल्प कार्य क्या क्या होते थे, आइए उसके बारे में पहले जानते हैं। The textile production was one of the most widely practiced crafts of medieval India. बने हुए कपड़ों का उत्पादन मध्यकालीन भारत में बहुत व्यापक रूप से किए जाने वाला कारीगरी का काम था। The Indian weavers produced four major types of fabric: cotton, silk, woolen and mixed coarse cotton. भारतीय बुनकर चार प्रकार के कपड़ों का निर्माण करते थे: सूती, रेशम, ऊनी और मिश्रित मोटा सूती कपड़ा। बंगाल, लाहौर, आगरा, अवध, पटना, फतेहपुर सिकरी and Gujarat, etc., were prominent cotton textile production regions. बंगाल, लाहौर, आगरा, अवध, पटना, फतेहपुर सिकरी और गुजरात इत्यादि सूती कपड़ा उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। कश्मीर, लाहौर एंड आगरा व मेजर शॉल एंड कार्पेट मेकिंग सेंटर्स। अब देखिए, बोल रहा है कि कश्मीर, लाहौर, आगरा, यहाँ पर बहुत ही अच्छे शॉल, कारपेट्स ये सब बनाए जाते थे। अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, बंगाल एंड गुजरात वर रिनाउंड फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल गुड्स। कपड़ों के निर्माण के अतिरिक्त बंगाल और गुजरात बने हुए कपड़ों की वस्तुओं के बहुत प्रसिद्ध निर्यातक थे। निर्यातक मतलब एक्सपोर्ट जिसको कहते हैं, आयात मतलब इंपोर्ट, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। The art of dyeing or bleaching developed as a separate and specialized craft during this period. भरूच, अहमदाबाद, सूरत, पटना, सोनारगांव, ढाका, मसूलीपट्टनम etc. were major dyeing or bleaching centers. इस अवधि के दौरान रंगाई और ब्लीचिंग, जिसको हम लोग विरंजन भी कहते हैं, इसकी कला फिर पृथक रूप में एक विशिष्ट कारीगरी के रूप में उभर कर आई। भरूच, अहमदाबाद, सूरत, पटना, सोनारगांव, ढाका, मसूलीपट्टनम इत्यादि प्रमुख रंगाई और ब्लीचिंग विरंजन के केंद्र थे। शुगर वॉज मैन्युफैक्चर्ड ऑल ओवर द कंट्री। चीनी का उत्पादन पूरे देश में होता था। शुगर in its variants gur, powder,
fine grained sugar, etc., were produced in Bengal, Orissa, Ahmedabad, Lahore, Multan, and many other places. अब देखिए, आगे देखिए, चीनी जो है, जिसको खांडसारी भी कहते हैं, उसके अलग अलग रूप थे, जैसे गुड़, बूरा, शक्कर इत्यादि का उत्पादन बंगाल, उड़ीसा, अहमदाबाद, लाहौर, मुल्तान और अन्य अनेक स्थानों पर होता था। आगे देखिए, आगे बोल रहा है मिनरल एक्सट्रैक्शन वॉज अनदर मेजर इंडस्ट्री। धातु निष्कर्षण, जिसको हम लोग मिनरल एक्सट्रैक्शन कहते हैं, एक अन्य मुख्य उद्योग था। सॉल्ट पेटर, alum, mica, etc. were produced on a large scale. नमक, कलमी सोरा, फिटकिरी, अबरक इत्यादि का बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन होता था। द सांभर लेक इन राजस्थान, द पंजाब रॉक सॉल्ट माइंस एंड सी वाटर were some major sources of salt production. राजस्थान की सांभर झील, पंजाब की रॉक सॉल्ट की खानें और समुद्र का पानी नमक उत्पादन के कुछ प्रमुख स्रोत थे। सी सॉल्ट वॉज मेनली मैन्युफैक्चर्ड इन बंगाल, सिंध, मालाबार, मैसूर एंड द रन ऑफ कच्छ। अब देखिए, बोल रहा है समुद्री नमक का उत्पादन मुख्यतः बंगाल, सिंध, मालाबार, मैसूर और कच्छ के रण में होता था। Saltpeter, primarily used as an ingredient for manufacturing gunpowder, was one of the most important mineral products. कमली शोर, जिसको हम लोग सॉल्ट पेटर कहते हैं, जिसका उपयोग बुनियादी रूप में बारूदी चूरन पाउडर बनाने में एक मुख्य घटक के रूप में होता था, बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज उत्पाद था। इससे गन पाउडर, बारूदी चूरन बनाया जाता था। इनिशियली इट वॉज एक्सट्रैक्टेड इन अहमदाबाद, बड़ौदा, पटना एट्सेट्रा। प्रारंभ में यह अहमदाबाद, बड़ौदा और पटना इत्यादि में निकाला जाता था। However, by the second half of the 17th century, Patna became one of the most important centers for processing this mineral. तथापि 17वीं सदी के द्वितीय अर्धकाल के दौरान पटना इस खनिज के संसाधन का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। आगे देखिए, Among metals, India was deficient in gold and silver mines. These metals, therefore, were mostly imported. धातुओं में भारत में सोना और चांदी की खानों की कमी थी, इसलिए इन धातुओं का प्राय आयात किए जाते थे। Diamond mining was carried out most notably at Golconda. Some other centers of diamond production were बिरागर बिरार, पन्ना मध्य प्रदेश, खोखरा छोटा नागपुर etc. खेतरी राजस्थान was the main center for copper production. आगे देखिए, बोल रहा है कि धातुओं में भारत में सोना और चांदी की खानों की कमी थी, इसलिए इन धातुओं को प्राय आयात किया जाता था। हीरो का खनन मुख्यतः गोलकुंडा में देखने में आया था। हीरो के उत्पादन के कुछ अन्य केंद्र थे वीरगढ़, बरार, पन्ना मध्य प्रदेश और खोखरा छोटा नागपुर इत्यादि। आगे बोल रहा है खेतड़ी राजस्थान तांबा कॉपर उत्पादन का मुख्य केंद्र था। आयरन वॉज द मोस्ट कॉमनली फाउंड मेटल। बंगाल, इलाहाबाद, आगरा, बिहार, गुजरात, दिल्ली, Kashmir, Chota Nagpur, and adjoining regions of Odisha
were major iron producing centers of the medieval period. लोहा बहुतायत में पाई जाने वाली आम धातु थी। मध्यकाल में बंगाल, इलाहाबाद, आगरा, बिहार, गुजरात, दिल्ली, कश्मीर, छोटा नागपुर और उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र लोहा उत्पादन के प्रमुख केंद्र बन गए थे। Paper making as a craft was introduced in India during the Sultanate period. It was first manufactured in China around the 1st century AD. The craft grew at a fast pace. The manufacture of paper was prevalent during the Mughal period in almost every region. कागज बनाने की कारीगरी का प्रारंभ भारत में सल्तनत काल के दौरान हुआ। पहली बार इसका उत्पादन प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास चीन में हुआ था। इसके बाद इस शिल्प में बहुत तेजी से विकास हुआ। कागज निर्माता मुगल काल के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध थे। The medieval period witnessed advent of a number of new technological devices and their application in diverse sector. मध्यकाल के दौरान अनेक नई तकनीकों और विविध क्षेत्रों में उनके उपयोग का उद्भव देखने को मिला। आगे देखिए। In the textile sector, introduction of the spinning wheel charkha during the 13th 14th centuries was the most important technological innovation. ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है टेक्सटाइल सेक्टर में, ठीक है, कपड़ा बुनाई जिसको टेक्सटाइल के क्षेत्र कहते हैं, 13वीं 14वीं सदियों के दौरान चरखे स्पिनिंग व्हील की शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी। It speeded up yarn production by 6 times in comparison to the spindle-based yarn production. तकली से धागा निर्माण करने की तुलना में चरखे से धागे का उत्पादन में 6 गुना वृद्धि हुई। Similarly, Pitloom was introduced in India during the 15th century, which speeded up the process of weaving. इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में भारत में खड्डी पिटलूम की शुरुआत हुई, जिससे कपड़े की बुनाई के काम में बहुत गति मिली। Draw loom was another important weaving device which was used for simultaneous patterned weave of different colors. Similarly, block printing is also attributed by some scholars to the medieval Indian period. Draw loom बुनाई की एक और महत्वपूर्ण युक्ति डिवाइस थी जिसका उपयोग विविध रंगों के धागों की बुनाई के पैटर्न बनाने के लिए साथ साथ किया जाता था। इसी प्रकार कुछ विद्वान टप्पो सांचों से छपाई ब्लॉक प्रिंटिंग के काम का श्रेय भी भारत के मध्यकालीन काल को ही देते हैं। In the sector of metallurgy and metalworks, many new technologies were introduced in the process of manufacturing. आगे देखिए। धातु विज्ञान और धातु कार्य, जिसको हम लोग मेटालर्जी होता है धातु विज्ञान और मेटल वर्क धातु कार्य के क्षेत्र में इनके निर्माण की प्रक्रिया में अनेक प्रकार की नई प्रौद्योगिकी का प्रारंभ हुआ। Some of such technologies were employment of vertical bow pits, deep mines with oval shaft, use of pulley, etc. जिनमें कुछ प्रमुख थीं सीधी खड़ी खुदाई के खड्डे खोदना, वर्टिकल बो पिट्स, अंडाकार नाला, ओवल शाफ्ट से गहरी खानों की खुदाई, पुली का इस्तेमाल इत्यादि। Production of high quality steel and bidri alloy of copper and zinc were new metal works of this period. उच्च गुणवत्ता हाई क्वालिटी के स्टील और तांबा और जस्ता
जिंक की मिश्रित धातु बिदरी का उत्पादन इस काल के नए धातु क्रम थे। आगे देखिए, इन द आर्म्स एंड आर्मर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, use of gunpowder, cannon, firearm, etc. were some of the most important medieval innovation. शस्त्रों और कवच निर्माण के क्षेत्र में बारूद, तोप, आग्नेय अस्त्र इत्यादि मध्यकालीन काल की नवीन महत्वपूर्ण खोज थी। The modern artillery was mainly brought to India, on the one hand by Babur, who had received it from Persia, on the other hand by the Portuguese. Besides, Fatullah Shirazi, an outstanding scholar and engineer of Akbar's reign, made some invaluable innovations in this sector. आगे देखिए, बोल रहा है भारत में आधुनिक तोपखाना एक और तो बाबर लेकर आया, जिसने इसे फारस पर्शिया से प्राप्त किया, और दूसरी ओर इसे पुर्तगालियों द्वारा भी लाया गया। इसके अतिरिक्त फतुल्लाह सिराजी ने, जो अकबर के शासनकाल में अत्यंत मेधावी और दक्ष इंजीनियर था, इस क्षेत्र में अमूल्य नई खोजें की उसने। आगे देखिए, बोल रहा है पेपर मेकिंग, as we have noted above, entered India during this period. Along with it, also developed the craft of bookbinding. कागज बनाने की कला, जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, भारत में इसी समय के दौरान आई। इसके साथ ही किताबों पर जिल्द बांधने की कला, जिसको हम लोग बुक बाइंडिंग कहते हैं, उसका भी विकास इसके साथ साथ हुआ। Although glass making technology was known to the Indians during the ancient period, its use was restricted to manufacturing beads and bangles. यद्यपि कांच बनाने की कला भारतीय प्राचीन काल के दौरान से ही जानते थे, वह इससे परिचित थे, परंतु इसका उपयोग मोती और चूड़ियां बनाने तक ही सीमित था। During the medieval period, various other glass products such as pharmaceutical phials, vessels, etc. also began to be manufactured. मध्यकाल में कांच की विभिन्न वस्तुएं जैसे औषधीय शीशियां, फार्मास्यूटिकल फाइल्स, बर्तनों आदि का निर्माण भी होने लगा था। The practice of tin coating also entered India along with the advent of the Turks. This technology involved coating of tin inside the copper and brass utensils to prevent the food from acid poisoning. तुर्क के भारत में आने के साथ ही रांगा की परत कलई करने, चढ़ाने, टिन कोटिंग का काम भी यहाँ शुरू हो गया था। इस तकनीक में तेजाब के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए तांबे और पीतल के बर्तनों के अंदर टिन की एक परत चढ़ाई जाती थी, कलई की जाती थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की व्यवस्था। क्राफ्ट प्रोडक्शन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विलेजेस एज वेल एज कस्बास। गांव और कस्बे दोनों स्थान पर शिल्पों के उत्पादन की व्यवस्था होती थी। देयर ऑल्सो एग्जिस्टेड इम्पीरियल कारखानास, वहाँ शाही कारखाने भी होते थे। इन रूरल एरियाज आर्टिशंस प्रोड्यूस्ड आर्टिकल्स ऑफ डेली यूसेज, ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगर दैनिक हर रोज के उपयोग की वस्तुएं बनाते थे। These artisans were part of the village social network called जजमानी सिस्टम। ये कारीगर गांव के सामाजिक तंत्र का हिस्सा होते थे, जिसे जजमानी प्रथा कहते थे। This system was more organized in Deccan and Maharashtra. The village artisans and servants in these regions were called balutedars. अब देखिए,
दक्कन और महाराष्ट्र में यह प्रथा ज़्यादा व्यवस्थित थी। गांव में दस्तकारों और सेवकों को इस क्षेत्र में बलूतेदार कहा जाता था। Two town-based individual artisans formed the nucleus of such commodities which were produced for markets. शहरों में रहने वाले कारीगर ऐसी उपयोगी वस्तुएं के केंद्र में होते थे जिनका उत्पादन बाजारों के लिए किया जाता था। Almost every craft had specialized artisans who produced articles for the market. लगभग प्रत्येक शिल्प के लिए एक विशिष्ट कारीगर होता था जो बाजार के लिए चीजें निर्मित करता था। At this level of the organization of craft production, the individual artisan himself procured necessary raw materials and tools, manufactured commodities, and sold those in the market. शिल्पकारी उत्पादन की व्यवस्था के इस स्तर पर कारीगर व्यक्तिगत रूप में आवश्यक कच्चे माल और औजारों की व्यवस्था करता था, माल तैयार करता था और इसे बाजार में बेचता था। आगे देखिए। This mode of artisanal production, however, suffered from a major weakness. परंतु इस प्रकार कारीगरों की वस्तुएं निर्मित करने में एक बहुत बड़ी कमी थी। Since the production was organized on individual basis, an artisan lacked big resources to invest in the production process. क्योंकि उत्पादन की व्यवस्था खुद व्यक्ति अपने आप करता था, इसलिए उत्पादन प्रक्रिया में बड़ी पूंजी लगाने में कारीगर असमर्थ रहता था। Naturally, the size of final production remained small. अब देखिए, इसकी वजह से क्या होता था कि जो फाइनल प्रोडक्शन होता था वो बहुत कम होता था। A revised form of production called the Dadni gradually developed to address this problem. इस समस्या के समाधान के लिए धीरे धीरे उत्पादन की एक संशोधित प्रथा का विकास हुआ जिसे ददनी प्रथा कहते थे। In this system, an artisan was provided with necessary raw materials and advance money by such merchants who traded in those commodities. After the expiry of stipulated time, the merchants collected finished goods and sold them in the market. इस प्रथा में जो व्यापारी उस कारीगर द्वारा बनाई गई वस्तुओं का व्यापार करता था वही उसे कच्चा माल और अग्रिम धन राशि प्रदान करता था। निर्धारित अवधि बीतने के बाद वह व्यापारी तैयार वस्तुओं को इकट्ठा करके बाजार में बेचता था। रॉयल वर्कशॉप कारखानास was another unit of craft production. शाही कार्यालय कारखाना शिल्पकारी उत्पादन का एक अन्य हिस्सा होता था। These कारखानास were part of the royal establishments. ये कारखाने शाही स्थापना के अंग थे। These units produced commodities for the consumption of the royal household and the court. Generally, expensive and luxury items were produced here. अब देखिए, ये कारखाने शाही स्थापना के अंग थे। ये शाही घराने और दरबार के उपयोग के लिए वस्तुओं का निर्माण करते थे। प्राय यहाँ पर बहुत महंगी और विलासिता की वस्तुओं का निर्माण होता था। The कारखानास employed skilled workers who worked under one roof and were supervised by the state officials. कारखानों में बहुत ही कुशल कारीगरों को नियुक्त किए जाता था और जो एक ही छत के नीचे काम करते थे और राज्य के अधिकारियों द्वारा इन पर निगरानी रखी जाती थी। Apparently, two distinct types of कारखानास existed. अब देखिए, स्पष्ट है कि दो बिल्कुल अलग अलग प्रकार के कारखाने होते थे। First, the traditional type of कारखानास which produced luxury goods in small quantity but of high artistic value. Second,
mints or arms manufacturing units, wherein standard oriented and technologically advanced large scale production took place. अब देखिए, पहले पारंपरिक किस्म के कारखाने जिनमें बहुत कम मात्रा में विलासितापूर्ण वस्तु का निर्माण होता था, परंतु वे बहुत उच्च गुणवत्ता की शिल्पकारी वस्तुएं होती थीं, और दूसरी टकसालें या शस्त्र निर्माण के एकक, जहां पर मानकों की दृष्टि से तकनीकी उच्चता की वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था।